अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के जो नेशनल हाईवेज़ हैं, उनके जो सेफ्टी ऑर्डिनेंस आया था 2000 में, उसको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो जूनियर ट्रैफ़िक वार्डन का जो पेपर होना है इसी संडे को, उस संडे में जो ट्रैफ़िक लॉज़ एंड रूल्स आएँगे, वो इसी गज़ट या फिर इसी नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस में से ही आएँगे। इसमें जो डेफ़िनेशंस हैं, इसमें जो जुर्माने हैं, जो-जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, उन्हीं में से इंशाल्लाह कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है, ये कब आया था? तो ये ऑर्डिनेंस आया था 2 सितंबर 2000 में आया था ये ऑर्डिनेंस। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है ये क्या हमसे कहता है। ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सबसे पहला, ये हमारे पास जो चैप्टर है इसमें वो है प्रिलिमिनरी का चैप्टर। अब इसमें सबसे पहले कोई भी एक्ट हो, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, कोई भी रूल्स हो, उसमें सबसे पहले उसका शॉर्ट टाइटल होता है, फिर उसके बाद उसकी एक्सटेंट होती है और फिर कमेंसमेंट का पहला उसका सेक्शन होता है। अब ये जो हमारे पास ये जो ऑर्डिनेंस है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है नेशनल हाईवेज सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। तो ये उसका नाम है। अब एक्सटेंट इसकी क्या है? एक्सटेंट का मतलब है ये किस किस एरिया पे ये लागू होगा। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये जो ऑर्डिनेंस है ये लागू होगा, होल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है कि ये कब से, इसकी कमेंसमेंट कब होगी, कब से ये लागू होगा। तो जैसे ही ये जो ऑर्डिनेंस है ये बनेगा, तो उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। और ये कब से लागू हुआ है? ये सितंबर 2000 में लागू हुआ है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है एम्बुलेंस क्या होती है। तो एम्बुलेंस वो व्हीकल है या वो गाड़ी है जिसमें जो बीमार या फिर ज़ख्मी या फिर इनवैलिड पर्सन्स या जानवर जो हैं उनको ले जाया जाता है, उसको एम्बुलेंस का कहते हैं। अब इसमें ये सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं। दूसरा सेक्शन हर एक्ट का, हर ऑर्डिनेंस का, हर रूल बुक का दूसरा जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? वो डेफिनेशंस का सेक्शन ही होता है। उसके बाद अगला है एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स। अब एनिमल ड्रिवन व्हीकल से हमें पता चल रहा है कि ये वो गाड़ियां हैं जिनको बनाया गया है किन के लिए? डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, एक या एक से ज़्यादा, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। उसके बाद एक्सल वेट के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि एक्सल वेट क्या होता है, तो एक्सल वेट से मुराद ये है कि जो गाड़ी के जो 2 पहिए हैं, उनके अगर दोनों को मिला लिया जाए तो ये जो एक्सल बनता है, इस पूरे को जो अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है एक्सल। अब ये जो एक्सल है, इसके ऊपर गाड़ी का कुल कितना वज़न आ रहा है, तो ये जो होता है इसको कहा जाता है एक्सल वेट। उसके बाद बाइसिकल की डेफिनेशन दी हुई है। बाइसाइकिल जो है, अब इससे मुराद ये है कि जिसके 2 पहिए हों और ये जो है ये इंसान खुद चला रहा हो। ये आगे लिखा हुआ है बाई इन सेक्युलर एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन दैट व्हीकल, मतलब जो इंसान है वो खुद इसको चला रहा हो और इसके 2 पहिए, उसको बाइसिकल कहा जाता है। उसके बाद बोर्ड, बोर्ड से मुराद इस ऑर्डिनेंस में उसको कहा जाता है मेडिकल बोर्ड। उसके बाद कैरिज वे, कैरिज वे से क्या मुराद है? कैरिज वे से मुराद ये है कि जो कि हमारे पास रोड है जिसके ऊपर गाड़ी चल सकती है, उसको कहा जाता है कैरिज वे। अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये एमसीक्यूज की सूरत में आ सकती हैं। मतलब ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय कैरिज वे, कैरिज वे से क्या मुराद है? अब उसमें नीचे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि द पार्ट ऑफ रोड या फिर द पार्ट ऑफ हिल। इस तरह के जो क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे ये देखते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मतलब जो गाड़ी है उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे जो इंसान है जब वो उसने कोई भी गाड़ी चलानी हो तो उसके लिए उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, तो इसी तरह जो गाड़ी है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो लिहाजा जो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आगे है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से क्या मुराद है? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से मुराद वो गाड़ियां हैं जो कि किराए पर इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब ये है कि कोई ऐसी गाड़ी जो कि लोगों से किराया लेकर उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। अब वो किराया फिक्स भी हो सकता है, वो किराया जो है वो किसी और सूरत में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो गाड़ी
जो किसी पैसेंजर से, किसी इंसान से, आदमी से पैसे लें और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँ, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहा जाता है। उसके बाद है साइकिल ट्रैक्ट। अब जो साइकिल ट्रैक्ट है, इसका मतलब है पोर्शन ऑफ रोड पार्टीशन बाय कर्बिंग। कर्बिंग क्या होते हैं? कर्ब ये होते हैं कि ये हमारे पास रोड है, ये हमारे पास पीछे से ये रोड आ रहा है। यहाँ पे एक फुटपाथ के साथ एक पत्थर लगाया जाता है। ये हमारे पास सारा फुटपाथ है ये। अब ये जो पत्थर है, इसको कहा जाता है कर्ब। अब ये जो पत्थर है, इसको कहा जाता है कर्ब, और ये किसको डिवाइड कर रहा होता है? ये हमारे पास रोड है और ये हमारे पास फुटपाथ है। ये फुटपाथ और रोड को डिवाइड कर रहा होता है। इसी तरह गार्ड रेल जो है, ये क्या होती है? ये गार्ड रेल होती हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें जो इस तरह के मोड़ आते हैं, तो मोड़ के ऊपर अगर एक तरफ खाई हो, तो यहाँ पे एक मतलब एक लोहे की की रेल लगी होती है, जिसको गार्ड रेल कहा जाता है। इसी तरह अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर रोड मार्किंग्स सेट असाइड फॉर बाइसिकल पैसेज। कि साइकिल ट्रैक्ट क्या होता है? जहाँ पे बाइसिकल चलाए जाते हैं, और ये किस से डिवाइड किए जाते हैं? ये कर्बिंग के जरिए डिवाइड किए जाते हैं। गार्ड रेल या अदर सिमिलर स्ट्रक्चर या फिर रोड मार्किंग भी वहाँ पे की जा सकती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे है डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल वो होती है जो कि कोई भी सामान है, गुड्स जो है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अब इसमें उसने कुछ वज़न जो है वो उसने कह दिया है कि इससे ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। अब वज़न वो कितना है? वो कहता है 25,000 किलोज़, मतलब 25,000 केजी से ज़्यादा जो है उसका वज़न नहीं होना चाहिए, ये जो हमारे पास डिलीवरी व्हीकल है। इसी तरह ड्राइवर का आपको पता है कि ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है। इसी तरह फेयर्स वो होते हैं जो कि अमाउंट जो कि बताई गई हो या फिर एग्री की गई हो फॉर अ जर्नी बाय अ स्टेज कैरिज एंड इंक्लूड्स सम्स पेएबल फॉर अ सीजन टिकट्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ द हायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। मतलब कोई एक बंदा कोई भी गाड़ी हायर करता है, मतलब उस पे उसने सफ़र करना है या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह उसने भिजवाना है, तो उसके साथ जो मामलात किए जाते हैं, जो पैसे तय किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फेयर। इसको उर्दू में कहा जाता है किराया। इसके बाद है फुटपाथ। अब फुटपाथ जो है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि फुटपाथ वो एरिया है जहाँ पे लोग पैदल जो है वो सफ़र करते हैं, सड़क के साथ साथ जो है वो पैदल चलते हैं, इसको कहा जाता है फुटपाथ। गुड्स की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। गुड्स वो चीज़ें हैं, वो सामान है जो कि कोई भी इंसान अपना, उसका ज़ाती सामान हो सकता है या किसी और का सामान हो सकता है, वो सारे का सारा किस कैटेगरी में आता है? वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह गुड्स व्हीकल होती हैं जो कि सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट है, ये हमारे पास गवर्नमेंट से मुराद ये होगा कि हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट है वो होगी। अब आ जाता है ग्रॉस व्हीकल वेट। अब ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब क्या है? ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब ये है कि जो गाड़ी है, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एक गाड़ी होती है उसमें पहिए होते हैं, सबसे आगे 2 पहिए आगे होते हैं। इसी तरह अगर ये ट्रेलर है तो उसके पीछे भी 2 पहिए होते हैं। तो मतलब अगर एक ट्रेलर है, उसके कुल कितने पहिए हो गए? उसके कुल 4 पहिए हो गए। अब उसके एक्सल कितने होते हैं? आपको मैंने पहले बताया है, जो एक्सल है वो 2 पहिए और दरमियान में एक शाफ्ट के ज़रिए जो मिला होता है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है एक्सल। तो ये जो गाड़ी है, इसके कितने एक्सल हो गए? एक यहाँ पे एक्सल होगा, इसी तरह एक यहाँ पे एक्सल होगा, तो इसके 2 एक्सल्स हैं। अब इन दोनों एक्सल्स पे कुल जितना वज़न आ रहा है गाड़ी का, चाहे वो सामान से भरी हुई है, ये सामान से भरी हुई नहीं है, तो उसको कहा जाएगा ग्रॉस व्हीकल वेट। अब ये क्वेश्चन जो है ये बन सकता है एमसीक्यूज़ कि ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो क्या होता है? तो उसमें ये है, मीन्स लोड ऑफ ऑल एक्सल्स ऑफ गुड्स व्हीकल, मतलब वो जो गाड़ी जो कि सामान तरसील कर रही है, ट्रांसमिटेड बाय सेवरल व्हील्स अटैच टू ऑल एक्सल्स, जो एक्सल्स के साथ जितने भी व्हील्स लगाए गए हैं उनके ज़रिए ट्रांसमिट किया जा रहा है वज़न, उसको कहा जाता है ग्रॉस व्हीकल वेट। आगे है हमारे पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होती हैं? ये वो गाड़ियां हैं
जिनका जो लाइसेंस होता है या फिर जिनको रजिस्टर किया जाता है एक्सल वेट के हिसाब से, और इनका एक्सल वेट जो है वो 5000 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5000 केजी इसकी मैक्सिमम वेट की लिमिट है। या फिर रजिस्टर्ड लेडन वेट का मतलब ये है कि उसमें अगर सामान मौजूद है, लेडन वेट का मतलब ये है कि अगर गाड़ी के अंदर सामान मौजूद है तो फिर उसका वज़न जो है वो 6500 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर उसमें सामान नहीं है तो गाड़ी का वज़न 5000 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर गाड़ी में सामान है तो उसका वज़न जो है वो 6500 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास ये सड़क आ रही है, एक सड़क ये है हमारे पास, एक सड़क ये है और एक सड़क ये और एक सड़क ये। तो ये हमारे पास जो बन रहा है, ये बन रहा है, इसको कहते हैं चौक। अब ये जो चौक है इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आगे है इनवैलिड कैरेज। इनवैलिड कैरेज से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब उसका वज़न जो है वो ज़्यादा है, जो कि स्पेसिफाई किया गया है, या फिर उसको जो कैरी नहीं किया जा सकता तो उसको इनवैलिड कैरेज कहा जाता है। मीन्स अ मोटर व्हीकल द अनलेडन वेट ऑफ विच does not exceed 1000 kilogram, specially designed and constructed and not merely adapted for the use of the person suffering for some physical defect or disability and used solely by or for such a person। मतलब ये है कि अच्छा, ये इनवैलिड कैरेज है, इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी गाड़ी जो कि ख़ास तौर पे बनाई गई हो, किसके लिए? जो कि एक माज़ूर बंदा है। किसके लिए? जो कि एक माज़ूर बंदा है, मतलब वो डिसेबल बंदा है, वो गाड़ी जो सही आम गाड़ी है वो नहीं चला सकता। उसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन की गई गाड़ी हो, स्पेशली डिज़ाइन की गई गाड़ी हो, और उसका जो वज़न है अनलेडन वेट, मतलब उसमें सामान अभी नहीं रखा, तो उसका वज़न कितना होना चाहिए? उसका वज़न 1000 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो गाड़ी है इसका जो वज़न के हिसाब से जो स्पेशली बनाई गई है उस गाड़ी को क्या कहा जाता है? इनवैलिड कैरेज। मतलब वो सामान लेके जाने वाली गाड़ी है लेकिन माज़ूर लोगों के लिए बनाई गई है। आगे हम देखते हैं लेडन वेट। लेडन वेट का मतलब ये है द एक्चुअल वेट ऑफ व्हीकल एज लोडेड, कि उसमें सारा सामान हमने लोड किया हुआ है। विद क्रू, मतलब जो उसके गाड़ी के अपना अमला है, एंड पैसेंजर्स, मतलब अगर बस की बात करते हैं तो बस में आपने देखा होगा कि जो बस होती है उसमें कुछ उसका अपना अमला होता है, उस अमले के साथ उसमें मुसाफिर होते हैं। अब जो मुसाफिर हैं इनका कुछ सामान भी होता है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीनों का जो वज़न होता है वो सारे का सारा वज़न मिलाकर उसको कहा जाता है लेडन वेट। उसके बाद आगे डेफिनेशन है लेन की, कि लेन से क्या मुराद है? लेन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास ये सड़क है और इस सड़क के अगर हम इसको ये डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास ये दो लेन्स बन गई। एक हमारे पास ये लेन है और एक हमारे पास ये लेन है। अब ये किस डायरेक्शन में है? ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स हैं। ये आपने याद रखना है। अगर लेन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो लेन की डेफिनेशन में आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स आपने याद रखना है। इनटू विच द कैरेज वे हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे, इज डिविजिबल वेदर और नॉट डिफाइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल रोड मार्किंग, मतलब उसमें मार्किंग लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, फिर भी ये जो होगी वो उसको क्या कहेंगे? हम उसको लेन कहेंगे। मतलब आम ज़बान में अगर हम कहें तो वो लाइन कहते हैं, मतलब एक लाइन में खड़े हो जाएं। लेकिन ये जो हमारे पास है रोड हाईवे, इस की हमारे जो ज़बान है इसमें लाइन नहीं कहते बल्कि इसको क्या कहते हैं? लेन। लेन कहा जाता है। आपने अक्सर मोटरवे पे भी देखा होगा कि लेन की खिलाफ वर्जी ना करें। तो हमारे पास जो हाईवेज़ हैं उनको लेन्स में डिवाइड किया जाता है और वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में सड़क जा रही है उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी वही डायरेक्शन होगी। आगे है जी लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग मींस एनी लेवल इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया है
कि हमारे पास एक सड़क ये आ रही है, इसी तरह एक सड़क जो है वो इधर से भी आ रही है। अब ये जो हमारे पास बनता है ये क्या है, इंटरसेक्शन है। अब अगर यही इंटरसेक्शन जो है ये हो एक सड़क, एक रोड और उसके साथ-साथ एक रेलवे ट्रैक के दरमियान हो, तो मतलब यहाँ से ट्रेन आ रही है और ये हमारे पास सड़क जा रही है। तो इसको कहा जाता है लेवल क्रॉसिंग, मीन्स एनी लेवल इंटरसेक्शन बिटवीन अ रोड एंड रेलवे। उसके बाद है लाइसेंस। लाइसेंस किसको कहते हैं? लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है, ऑथोराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड, एक पर्सन को, एक शख्स को ऑथोराइज करती है, इजाज़त देती है देयर इन टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफाइड क्लास, मतलब एक कोई भी गाड़ी जो कि किसी भी किस्म की हो सकती है, और डिस्क्रिप्शन और एनी एनिमल ड्रिवन व्हीकल, मतलब कोई भी शख्स को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसके ज़रिए वो जो सड़क है उसके ऊपर वो जो कोई भी अपनी सवारी है, कोई भी गाड़ी है वो लेके आ सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लाइसेंस कहा जाता है। आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो कौन सी होती है? अब ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो होगी जो कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसी भी जिसको भी वो एम्पावर्ड करेगा वो लाइसेंस ग्रांट करने देने के लिए, तो उसको कहा जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब आगे आता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इससे पहले हमने हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पढ़ा। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सी होती है? अब हमारे पास आ गया है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कोई भी पब्लिक सर्विस व्हीकल हो सकती है जिसमें हमारे पास अक्सर औकात आ जाती हैं, अक्सर औकात कारें आती हैं जो कि लोग चला रहे होते हैं, लोगों को एज ए टैक्सी के तौर पर वो चला रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास जो वैगनें हैं उनको भी, ये जो वैगनें हैं वो भी हमारे पास एलटीवी की कैटेगरी में आती हैं। अदर देन अ मोटर कैब, अब मोटर कैब जो है ये इसमें शामिल नहीं होती, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास आएगा मोटर कैब आगे। ये मोटर कैब क्या होती है? और एनी गुड्स व्हीकल, या फिर कोई ऐसी जो कि सामान लेके जाने वाली गाड़ी है वो भी एलटीवी की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब ये सवाल बन सकता है कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि एलटीवी की कैटेगरी में नहीं आती? तो आपने याद रखना है कि एक मोटर कैब है और जो गुड्स व्हीकल है वो एलटीवी की कैटेगरी में नहीं आती। एलटीवी मतलब लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अदर देन अ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल और अ डिलीवरी वैन, अब डिलीवरी वैन भी उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो एचटीवी है वो भी इसमें शामिल नहीं है। एलटीवी में सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ी शामिल है जो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल है, मतलब जो आम आवाम की खिदमत के लिए चलाई गई है। आवाम जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इज़ अ मोटर व्हीकल विच इज़ इट सेल्फ नॉट कंस्ट्रक्टेड टू कैरी एनी लोड, मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि किसी भी लोड उठाने के लिए नहीं बनी हुई। अदर देन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपल्शन द अनलेडन वेट, मतलब उसमें सामान रखने के अलावा जो उसका वजन होगा ऑफ विच एक्सीड्स 7,000 किलोग्राम बट डज नॉट इंक्लूड अ रोड रोलर, मतलब उसका जो वज़न है वो 7,000 केजी से ज़्यादा हो। अक्सर औकात जो ट्रेन है, ट्रेन के आगे जो उसका इंजन होता है, जो इंजन होता है उस इंजन को क्या कहा जाता है? उसको इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है। अब वो जो इंजन है वो खुद तो मतलब उसमें सवारियां वगैरह तो नहीं बैठ रही होती, उसका अपना वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 7,000 केजी से उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो ऐसी गाड़ियाँ जिसमें ना कोई सामान रखा जा सके, ना उसमें कोई मुसाफिर वो बैठ सकें और उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसका वज़न जो है 7,000 केजी से भी ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? लोकोमोटिव कहा जाएगा। उसके बाद है मोप्ड। मोप्ड से क्या मुराद है? अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं वो अगर आप कर लें तो इनमें से ज़्यादातर चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अच्छा, मोप्ड क्या है? मोप्ड मीन्स एनी टू व्हील्ड या थ्री व्हील्ड व्हीकल, मतलब दो पहियों वाली या तीन पहियों वाली गाड़ी है विच इज़ फिटेड विद एन internal combustion engine having a cylinder capacity not exceeding 50 cubic centimeter and maximum design speed
नॉट एक्सीडिंग 50 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब मोप्ड वो गाड़ी है जिसके 2 पहिए हैं या 3 पहिए हैं, और ये भी उसी तरह है कि इसके अंदर इंजन लगा होता है और इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होती। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोप्ड। आगे हम देखते हैं मोटर कैब को। मोटर कैब एक ऐसी गाड़ी है जिसको बनाया गया है चलाने के लिए या फिर कैरी करने के लिए नॉट मोर देन 4 पैसेंजर, 4 पैसेंजर से ज़्यादा ये कैरी नहीं करेगी। या फिर अक्सर ये भी अगर पूछा जा सकता है कि 4 पैसेंजर अगर वो गाड़ी कैरी करती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मोटर कैब कहा जाएगा। एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को निकाल कर, मतलब अगर ड्राइवर भी शामिल हो जाए तो वो कितने पैसेंजर बन जाएंगे? हमारे पास 5 बनेंगे, लेकिन अगर ड्राइवर को शामिल ना किए जाए तो वो जो है वो 4 होंगे। जैसे एक कार होती है, कार में भी 4 पैसेंजर बैठे होते हैं और एक ड्राइवर होता है, उसको मोटर कैब कहा जाता है। अब इसमें मोटरसाइकिल जो है वो शामिल नहीं है। एन इनवैलिड पर्सन कैरिज आर अ मोप्ड, इसमें जो इनवैलिड पर्सन वाली कैरिज है, गाड़ी है, वो भी शामिल नहीं है, या फिर मोप्ड जो है वो भी शामिल नहीं है। ये मोप्ड हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद अगर मोटर कार की बात करें तो मोटर कार भी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 6 से ज़्यादा पैसेंजर जो हैं वो ना बैठें। मतलब उसमें जो मैक्सिमम पैसेंजर्स हैं वो 6 हों और ड्राइवर उसमें 7वां बंदा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मोटर कार कहा जाएगा। अब ये आपने डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर 4 जो मुसाफिर हैं अगर वो बैठे हों मैक्सिमम तो उसको कहा जाएगा मोटर कैब, और अगर 6 हमारे पास मैक्सिमम मुसाफिर बैठे हों तो उसको मोटर कार कहा जाएगा। ये जो वैगनें हैं ये ना मोटर कार की कैटेगरी में आती है ना मोटर कैब की कैटेगरी में आती हैं। अब जो कार होती है, जो सिंपल एक हमारे पास सुजुकी है, उसमें कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें 4 सवारियाँ मैक्सिमम बैठ सकती हैं, तो वो मोटर कैब की कैटेगरी में आएगी। और अगर ऐसी गाड़ी जिसमें 6 सवारियाँ बैठ सकती हैं मैक्सिमम, वो हमारे पास मोटर कार की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का हमें पता है कि 2 पहियों वाली गाड़ी विद और विदाउट अ साइड कार। मतलब एक मोटरसाइकिल जैसे हमारे पास आम मोटरसाइकिल होती है, उसके साथ आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि ये हमारे पास मोटरसाइकिल है और यहाँ पे एक और उसमें उसमें साइड कार भी लगाई हुई जिसके नीचे एक पहिया होता है। तो अगर तो ये लगी हुई है या ये नहीं लगी हुई, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसको मोटरसाइकिल कहा जाएगा। इसी तरह जो मोटर रिक्शा है, ये हमारे पास 3 पहियों वाली गाड़ी है और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? इसमें 4 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठ सकते और ये ड्राइवर से अलावा है, मतलब ड्राइवर के अलावा 4 पैसेंजर इसमें बैठे होने चाहिए। और इसमें जो अनलेडन वेट है, अनलेडन वेट का मतलब ये है कि उसमें अभी मुसाफिर नहीं बैठे हुए, ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 8050 किलोग्राम, मतलब 850 केजी जो है उसका, अगर सिंपल रिक्शा खड़ा हुआ है तो इसका 850 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि मोटर व्हीकल क्या होती है, तो मोटर व्हीकल एक ऐसी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होती है विच इज़ नॉर्मली यूज फॉर कैरिंग persons are good by road or for drawing on the road vehicles used for carriage of persons or goods, मतलब ऐसी गाड़ी है जो कि मुसाफिरों को, लोगों को या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, उसको मोटर व्हीकल कहा जाता है। उसके बाद मोटरवे क्या होती है? मोटरवे वो है जो कि जितनी भी गाड़ियां हैं जिसके ऊपर चलती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको मोटरवे कहा जाता है। अब इसमें डज नॉट क्रॉस एट लेवल विद एनी रोड, रेलवे, ट्रैमवे, साइकिल ट्रैक और फुटपाथ। मोटरवे वो होती है जो कि किसी रोड से क्रॉस ना करे, किसी रेलवे को क्रॉस ना करे, ट्रैमवे को, साइकिल ट्रैक को या फिर फुटपाथ को कहीं से भी क्रॉस ना करे, उसको मोटरवे कहा जाता है। इसी तरह अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे वो है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA जो है उसने, उसका जो एक्ट है, एक्ट 1991 के तहत जो सड़कें जिनको नेशनल हाईवे चेक कर रही है या फिर उनकी मेंटेनेंस कर रही है या फिर उसको देख रही है, उस सारी की सारी सड़कों को नेशनल हाईवे कहा जाएगा। उसके बाद है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग कोर्स मीन्स अ maneuver where a vehicle passes the side of another vehicle by changing its course। कोर्स का मतलब होता है लेन,
कोर्स का मतलब होता है लेन, एंड देन प्रोसीडिंग टू द फ्रंट ऑफ द सेड व्हीकल। मतलब ओवरटेक कौन सी लेन होती है, जैसे मोटरवे पे अक्सर होता है कि एक ओवरटेक लेन होती है कि जहाँ से मतलब एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, आगे एक और गाड़ी है, अब इसको उसने ओवरटेक करना है, तो वो एक दूसरी हमारे पास जो लेन है उसमें आएगी, ये हमारे पास लेन है, तो वो दूसरी लेन में आके इसको ओवरटेक करेगी, उसके बाद फिर दोबारा उसी लेन में आके वापसी मतलब वो आगे चली जाएगी। तो इसको ये जो हमारे पास लेन है, ये हमारे पास कौन सी लेन है, ये ओवरटेक लेन है। अब ओनर जो है ये क्या होता है, ओनर वो है जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर हुई है, उसको क्या कहा जाता है, ओनर कहा जाता है। या फिर अ ट्रांसफरी ऑफ द व्हीकल फ्रॉम सच पर्सन, मतलब जो गाड़ी जिसके नाम पर रजिस्टर की गई है, इससे जो कोई भी गाड़ी ले रहा है उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो अब ओनर बन जाएगा। या फिर ऐसा बंदा टू द रोड व्हीकल विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ अ हायर परचेज एग्रीमेंट, मतलब किसी ऐसे बंदे को उसने हायर किया हुआ है गाड़ी चलाने के लिए, मतलब एक ड्राइवर के तौर पर रखा हुआ है, तो वो भी उसका ओनर ही तस्वर किया जाएगा। उससे आगे कुछ ये जो लिखा हुआ है, ये सारे कुछ एक्ट्स हैं और ऑर्डिनेंस हैं, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं पार्किंग। पार्किंग क्या होती है ये आपको पता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो पार्क की जाती हैं। उसके अलावा पैसेंजर, पैसेंजर से भी पता है हमें पैसेंजर का, कि पैसेंजर वो लोग जो गाड़ी में सफ़र करते हैं वो पैसेंजर कहलाते हैं। पेडिस्ट्रेनियन क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रेनियन क्रॉसिंग वो होती है जहाँ पे लोग पैदल जो है वो सफ़र करते हैं, उसको कहा जाता है पेडिस्ट्रेनियन क्रॉसिंग। इसी तरह पेट्रोल पोस्ट, अब पेट्रोल पोस्ट वो होती है जहाँ पे नेशनल हाईवे कि जितने भी का अमला होता है, मतलब उसकी जो पुलिस होती है वो सारी की सारी इस पेट्रोल पोस्ट पे मौजूद होती है। अब ये कौन बनाती है, ये जो गवर्नमेंट है वही बनाती है। अब परमिट किसको कहते हैं, परमिट ये होता है कि अक्सर जो हमारे पास गाड़ियाँ चल रही हैं रोड्स पे, जो कि आम तौर पर मुसाफिरों के लिए चल रही हैं, जिसमें वैगनें हो गई, उसमें बसें हो गई, और इसमें जो कारें हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह एज ए टैक्सी यूज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी उनका एक रूट परमिट बनाया जाता है। मतलब ये है कि एक गाड़ी जो है वो लाहौर से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, वो पिंडी तक जाएगी, मतलब हमारे पास जो है पिंडी वहाँ तक जाएगी या फिर इस्लामाबाद जाती है, तो ये उसका एक रूट है। अब इस रूट पे चलने के लिए जितनी भी मुसाफिर लेके जाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको एक परमिट की ज़रूरत होती है। अब ये जो परमिट है, इसको क्या कहा जाएगा, परमिट, और ये परमिट हर गाड़ी का होना के पास होना ज़रूरी है। आगे है ये पुलिस ऑफिसर, जो कि एक वर्दी में होगा, पुलिस की वर्दी में, उसको पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। उसके बाद प्रिस्क्राइब को छोड़ दें आप, उसके बाद प्राइवेट कैरियर, प्राइवेट कैरियर से मुराद वो गाड़ी है या फिर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है अदर देन अ पब्लिक कैरियर, पब्लिक कैरियर के अलावा कोई एक गाड़ी है जिसका ओनर, मालिक जो है वो खुद ही उसको अपने इस्तेमाल के लिए वो ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको प्राइवेट कैरियर कहा जाएगा। इसी तरह आता है कि पब्लिक कैरियर से क्या मुराद है, पब्लिक कैरियर से मुराद मीन्स एन ओनर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हु ट्रांसपोर्ट्स आर अंडरटेक टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, मतलब या तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, टू एनी पब्लिक प्लेस वेदर फॉर हायर, या वो कोई उसको हायर करता है, और रिवार्ड और इंक्लूड एनी पर्सन, बॉडी, एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन द बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि आम तौर पर पब्लिक के जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको पब्लिक कैरियर कहा जाता है। आगे पब्लिक सर्विस व्हीकल, पब्लिक सर्विस व्हीकल वो है जो कि पैसेंजर जो मुसाफिर हैं उनको लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको पब्लिक सर्विस व्हीकल कहा जाता है। आगे देखते हैं कि रजिस्टर्ड लेडन वेट क्या है। रजिस्टर्ड लेडन वेट वो वज़न है जो कि सामान के साथ, लेडन है ना तो सामान के साथ उसका वज़न, जिसमें जो गाड़ी है वो उसका मुकम्मल जो वज़न होगा उसको रजिस्टर्ड लेडन वेट कहा जाएगा। और ये बल्कि रजिस्टर्ड लेडन वेट वो है जो कि एक सर्टिफाइड वज़न करार दिया गया। जैसे ऊपर कहा गया था कहीं पे मैक्सिमम वज़न जो है वो 8,500 कहा गया था, कहीं पे 6,000 कहा गया था, और ये सारे जितने भी वज़न है ये सारे रजिस्टर्ड लेडन वज़न हैं। अब रजिस्टरिंग अथॉरिटी वो कौन है, तो आप ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनेंस जिस किसी को भी बनाएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी वही उसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी। रोड क्या है, रोड वो है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। रोड मार्किंग किसको कहते हैं, रोड मार्किंग उसको कहते हैं जो कि रोड के दरमियान लाइंस लगी होती हैं। अक्सर औकात हमने देखा है
कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन होती हैं या फिर कोई और रोड की मार्किंग्स होती हैं, वो सारी की सारी रोड मार्किंग की डेफिनेशन में आती हैं। इसी तरह रोड साइन, रोड के ऊपर कुछ इशारे लगे होते हैं, कुछ मालूमाती होते हैं, कुछ एहतियाती होते हैं और इस तरह के कुछ और साइंस होते हैं। वो सारे के सारे जो साइन हैं उनको रोड साइंस कहा जाता है। ये आगे हम देखेंगे इसके इसी वीडियो के एंड पे कि हमारे पास कौन-कौन से रोड साइंस होते हैं, जिसमें अक्सर औकात हमने देखा है वो गोल होते हैं, एक हमारे पास ट्रायंगल की शेप में होते हैं और एक हमारे पास स्क्वायर की शेप में होते हैं या फिर उसको रेक्टेंगल की शेप में भी इसको शो किया जाता है। तो इनका मतलब क्या होता है? इसमें कुछ होते हैं ऐसे साइंस होते हैं जो कि मालूमाती होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं वो इंतिबाही होते हैं, मतलब वो वार्निंग साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं। मतलब इस तरह के साइंस जो हैं इनको आगे इंशाल्लाह इस वीडियो के लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड व्हीकल वो है जो कि गाड़ी डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑपरेटिंग ऑन रोड के ऊपर चलने के लिए वो जो बनी हुई है। उसके अलावा शेड्यूल को छोड़ दें आप। शोल्डर, shoulders means that long and narrow portion of ground separate from the vehicular road at the edge of the road or the road side where no sidewalk is established। मतलब आपने देखा होगा कि एक अगर ये रोड आ रहा है, इस रोड के साथ-साथ यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास एक रोड है, रोड के साथ-साथ यहाँ पे एक कर्ब लगा होगा, कर्ब के साथ ये हमारे पास आ जाता है, ये फुटपाथ आ जाता है। अब इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे पीले रंग की एक लाइन होती है, गाड़ियाँ जो है वो इस एरिया में चल रही होती हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही होती। अब ये जो जिसमें कोई गाड़ी नहीं चल रही होती, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शोल्डर। इसमें ना ही कोई पेडेस्टेरियन मतलब कोई पैदल चलने वाला बंदा चल रहा होता है, ना इसमें कोई गाड़ी होती है, तो इसको शोल्डर कहा जाता है। सिग्नल का हमें पता है कि गाड़ियों को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसको सिग्नल कहा जाता है। आगे सिंगल एक्सल वेट, सिंगल एक्सल वेट का मतलब ये है कि हमारे पास दो जो व्हील हैं उनमें जो शाफ्ट के ज़रिए जोड़ा जाता है। अब ये जो असेंबली है ये हमारे पास रोड के ऊपर जितना वज़न डालेगी उसको सिंगल एक्सल वेट कहा जाएगा। इसी तरह टेंडम एक्सल वेट होता है। टेंडम एक्सल का मतलब है दो एक्सल। टेंडम का मतलब क्या है? ट्विन या दो एक्सल। ये अगर एक हो तो वो सिंगल एक्सल वेट हो जाएगा। अगर हमारे पास एक एक्सल ये हो गया और एक एक्सल ये हो गया, इन दोनों का जो वज़न होगा रोड के ऊपर उसको क्या कहा जाएगा? टेंडम एक्सल वेट कहा जाएगा। उसके बाद स्टेज कैरियर क्या होता है? स्टेज कैरियर से मुराद रोड व्हीकल कैरिंग और अडॉप्टिंग टू कैरी मोर देन 6 पर्सन्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। मतलब अगर 6 से ज़्यादा लोग अगर एक गाड़ी पे सफ़र करें, ड्राइवर को एक्सक्लूड करके, मतलब ड्राइवर को शामिल आपने नहीं करना, तो उसको कहा जाएगा स्टेज कैरियर। अब ये इसमें आप चीज़ें याद रखें कि हमने पहले एक मोटर कैब पढ़ा था। मोटर कैब जो है हमारे पास वो किसके लिए यूज़ होती है? मोटर कैब हमारे पास 4 से मैक्सिमम 4 लोगों को लेके जाएगी। उसके बाद हमने एक मोटर कार पढ़ी थी। मोटर कार जो है वो मैक्सिमम 6 लोगों को लेकर जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि 6 से ज़्यादा अगर लोगों को कोई गाड़ी लेके सफ़र कर रही है तो उसको स्टेज कैरियर कहा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से मुराद क्या है? ट्रैक्टर से मुराद ये है मोटर व्हीकल विच इज़ नॉट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टू कैरी एनी लोड अदर देन इक्विपमेंट यूज फॉर द purpose of propulsion, the unladen weight of which does not exceed 7,000 किलोग्राम but does not include a रोड रोलर। मतलब जो गाड़ी है ट्रैक्टर वो होती है जो कि मतलब लोगों को लेके जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, मतलब उसमें इंजन इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा वो मुसाफिरों को लेके जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती और इसका वज़न जो है वो 7,000 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं। अब ये छोटी-छोटी डेफिनेशन है, इनको आहिस्ता-आहिस्ता हम जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। एक है ट्रैफिक साइन। हमें पता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो साइन पोस्ट लगे होते हैं या अदर डिवाइसेज़ हैं, वो सारी की सारी जो रहनुमाई के लिए होती है उनको ट्रैफिक साइंस कहा जाता है। इस तरह ट्रेलर हमने एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी हमारे पास है ये, उसके पीछे जो हमारे पास लोड होता है, ये हमारे पास जैसे ये एक लोड है, ये वाला सारे का सारा, ये जो हमारे पास है ये इसको कहा जाएगा ट्रैक्टर। ये हमारे पास क्या है? ट्रैक्टर। और ये उसके नीचे जो है ये पीछे जो है इसको ट्रेलर कहा जाएगा।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई भी ऐसी गाड़ी जो सर्विस व्हीकल हो, गुड्स व्हीकल हो, लोकोमोटिव हो या ट्रैक्टर हो, वो सारी के सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती हैं। ये सारे हम पहले ही डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। अब एक ट्राइडम एक्सल वेट होता है। ट्राइडम एक्सल, कितने एक्सल होते हैं इसमें? हमारे पास 3 एक्सल होते हैं। इससे पहले हम एक एक्सल वाले को हमने पढ़ा था, वो सिंगल है। उसके बाद 2 एक्सल जो है उसको हमने टेंडम पढ़ा था, और जो हमारे पास 3 है इसको हमने ट्राइडम पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर वो है जो गाड़ी के टायर में जितना भी उसमें हवा होती है उसको टायर प्रेशर कहते हैं। अनलेडन वेट, अनलेडन वेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अनलेडन वेट जो है, वज़न जो है, वो वाला वज़न है जो कि गाड़ी में कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ, उसमें कोई भी सामान नहीं है, तो उस वक़्त जो उसका वज़न किया जाता है उसको अनलेडन वेट कहा जाता है। उसके बाद वेट स्टेशन है। वेट स्टेशन वो है जहाँ पे गाड़ियों का वज़न किया जाता है, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका वज़न जहाँ पे किया जाता है उसको वेट स्टेशन कहा जाता है। और वेट का हमें पता है कि उसको वेट ही वज़न का कहा जाता है। आगे है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस ऑर्डिनेंस। मतलब इसमें और जो वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं लेकिन इस ऑर्डिनेंस में उनको डिफाइन नहीं किया गया, उनकी डेफिनेशन नहीं बताएगी। शैल हैव द वार्निंग मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में जो जो मतलब डेफिनेशंस हैं वो सारी के सारी इसमें भी लागू होंगी। आगे हम देखते हैं। अब हम जितने भी, ये डेफिनेशन वाला मेन पोर्शन था, आगे जितने भी पोर्शन है इनको हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इनमें मेन जो चीज़ें हैं वही हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग से मुराद क्या है? लाइसेंसिंग से मुराद कोई भी बंदा है उसको सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए जो परमिट इशू किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लाइसेंस। अब प्रोहिबिशन ऑन ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, मतलब अगर कोई लाइसेंस के बगैर जो बंदा है वो सफ़र करता है तो वो उसके लिए नेशनल हाईवे पर वो लाइसेंस के बगैर सफ़र नहीं कर सकता, ये सिंपल वो कह रहा है। अगर इसकी एज लिमिट दी गई है, ये एज लिमिट वाली जो है ये इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शन है। एज लिमिट में वो बताता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो कोई भी गाड़ी जो है वो लेकर सड़क पर सफ़र नहीं कर सकता, 18 साल से कम वाला बंदा। इसके साथ साथ वो कहता है, जो ये हमारे पास ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अ पब्लिक सर्विस व्हीकल, अ मोटर कार और एन एनिमल ड्रिवन व्हीकल एज एन पेड एम्प्लॉय अनलेस ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर एज। मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी है, ये तो हमारे पास होगी 18 साल के लिए, जिसमें अपना वो खुद जा रहा है किसी भी गाड़ी पर, मतलब उसमें कोई, उसके पास कोई कार है, उसके पास कोई मोटरसाइकिल है, वो साइकिल वगैरह लेके वो किस पे आया है, वो उस रोड पे आया है, तो उसकी 18 साल से जो उम्र है वो कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी चला रहा है जो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल है, मतलब उसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या फिर वो मोटर कार है, मतलब उसमें 6 मैक्सिमम 6 बंदे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें जो जानवर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, या कोई भी ऐसा ड्राइवर है जो कि पैसे मतलब एज ए एम्प्लॉई है कहीं पे, मतलब वो पैसे लेकर उस एक ड्राइवरी कर रहा है, तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। उसके बाद ये पूछा जो अगला है वो है अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अबव द एज ऑफ 60 ईयर, मतलब ऐसी गाड़ी जिससे जो 60 साल से ज़्यादा की उसमें मतलब पुरानी गाड़ी है वो भी जो है वो सड़क पर नहीं चल सकती। आगे ये जो है ये सारे आप छोड़ दें, ये सारी कोई भी चीज़ें इतनी अहम नहीं हैं। हाँ, ये है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मतलब कोई भी लाइसेंस है वो कौन उसको ग्रांट मतलब दे सकता है, लाइसेंस इशू कौन कर सकता है? एनी पर्सन हु इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 4, मतलब सेक्शन 4 में वो जो बता रहा है उसके मुताबिक कोई भी बंदा जो कि लाइसेंस लेने का हामिल है, नॉट डिसक्वालिफाइड का मतलब ये है कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं हुआ, उसको लाइसेंस जारी हो सकता है, उसको लाइसेंस जारी होगा। अब इसमें पूरा वो आगे जो है वो
प्रोसीजर बताया गया है कि वो सबसे पहले फॉर्म बी लेकर चेयरमैन के पास जाएगा, वो मेडिकल बोर्ड बनवाएगा। फिर मेडिकल बोर्ड के बाद उसकी जो फ़ोटोस मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो एप्लीकेंट की ली जाएँगी। मतलब वो एक पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरह उसका लाइसेंस जो है वो इश्यू होगा। आगे हम चलते हैं, जो अगला हमारे पास है वो ये है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ लाइसेंस। अब इसमें हमारे पास किन-किन चीज़ों के लाइसेंस जो है वो जारी किए जाते हैं। इसमें मोटरसाइकिल अप टू 80 सीसी, इस तरह मोटरसाइकिल मोर देन 80 सीसी, ये इनके इनके अलग-अलग जो है वो लाइसेंस जारी किए जाते हैं। उसके बाद थ्री व्हीलर जो है उसका अलग से लाइसेंस जारी किया जाता है। इनवैलिड पर्सन कैरीज, मतलब जो माजूर लोग हैं उनके लिए अलग से लाइसेंस जो है वो जारी किया जाता है। इस तरह मोटर कार या मोटर कैब है उनके लिए अलग से लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी, एलटीवी या एचटीवी, उसके बाद होगी रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी होगी, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर मशीनरी होगी। अ व्हीकल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन टू बी अटैच, मतलब कोई ऐसी गाड़ी है जो कि मॉडिफाई की करवाई गई है, तो उसकी मॉडिफाई करवाने की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो बता के उसका लाइसेंस अलहदा से बनवाया जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने किस्म के लाइसेंस जो है वो जारी किए जा सकते हैं, तो वो आपने याद रखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 किस्म के जो लाइसेंस है वो जारी किए जा सकते हैं। आगे है कि इसका एक्सटेंट जो है ये कहाँ तक होगा, तो ये पूरे पाकिस्तान में वो जो लाइसेंस होगा वो पूरे पाकिस्तान में वैलिड होगा। उसके बाद इसकी करेंसी ऑफ लाइसेंस, मतलब ये है कि कितने साल तक ये वैलिड हो सकता है। तो जो लाइसेंस है वो 1 से 5 साल तक उसकी मुद्दत हो सकती है जब एक दफ़ा आप लाइसेंस बनवाएँगे। उसके बाद रिन्यूअल का पूरा ये प्रोसेस दिया गया है कि आपने अगर रिन्यू करवाना है तो उसके लिए आपने किस तरह रिन्यू करवाना है। उसके बाद अगर लाइसेंस को कैंसिल करवाना है तो वो उसका किस तरह करवाएँगे, तो वो भी एक पूरा प्रोसीजर जो है वो दिया गया है। इसको सारे को सारे प्रोसीजर को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है कि पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई ऑफ होल्डिंग अ लाइसेंस, मतलब जो पावर है डिस्क्वालीफाई करने की वो किसके पास है, तो वो जो हमारे पास है है इसकी लाइसेंस डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है वो तब होगा कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट है, मतलब कोई नशा और नशेई है कोई भी, तो उसके लिए ये जो लाइसेंस है उसका लाइसेंस डिस्क्वालीफाई, उसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा है जो कि आदी मुजरिम है, या फिर ऐसा है इज़ यूजिंग और हैज़ यूज्ड अ मोटर व्हीकल इन द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जो कि मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि जिसके ऊपर सज़ा हो सकती है, जिसमें जेल जाया जा सकता है। आम अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें अगर कोई ऐसा बंदा को गाड़ी चला रहा है तो उसमें उस गाड़ी का और उस बंदे का लाइसेंस भी ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई हैबिचुअल ड्रंक कार्ड है, मतलब जो है हर वक़्त वो मतलब वो शराबी है, तो उसका लाइसेंस भी ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद है हैज़ by his previous conduct as driver of the road vehicle shown that his driving is likely to be attained with danger to the public, मतलब कोई ऐसा बंदा कि उसकी जो मतलब वो जो गाड़ी चलाता है तो उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनके लिए खतरा बनता है, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे कुछ और पावर्स हैं डिस्क्वालीफाई करने की, इनको सबको छोड़ देते हैं। अब इसमें ये है कि पावर टू मेक रूल, कि ये जो रूल्स हैं ये कौन बनाएगा, तो वो रूल जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट जो है वही ये रूल्स बना सकती है। आगे हम देखते हैं, अगला है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं उनके रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीक़ाकार है। तो इसमें चैप्टर 3 में सारे का सारा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा का सारा बताया गया है। इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें कुछ वैलिडिटी बताई गई है, जैसे यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इसी तरह पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कोई भी अगर गाड़ी का लाइसेंस जो है, रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए अप्लाई करता है तो वो किस तरह अप्लाई कर सकता है। इसी तरह अगर कोई ओनरशिप जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो उसको किस तरह ट्रांसफ़र करवा सकता है। या फिर अगर कोई गाड़ी है उसमें कोई अल्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए लाइसेंस वो किस तरह वो सारा रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में दी गई हैं। इससे अगला जो चैप्टर है वो हम देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड व्हीकल, मतलब ऐसी गाड़ियाँ जो कि रोड की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं
उन सब के बारे में सारा का सारा ये जो चैप्टर 4 है ये बताएगा। अब उसमें भी आपने देख लेना है कि जनरल प्रोविज़न क्या है। जनरल प्रोविज़न ये है, एवरी मोटर व्हीकल, बाइसिकल और एनिमल ड्रिवन व्हीकल शैल बी सो कंस्ट्रक्टेड एज़ टू बी ऑल टाइम कन्फरिंग टू द स्पेसिफिकेशन लेड डाउन अंडर लॉ। मतलब कानून के मुताबिक जो आ रही हैं वो सारी की सारी इस प्रोविज़न में आएंगी। अब इसमें पावर किसके पास है रूल्स बनाने की? इसमें भी गवर्नमेंट के पास ही पावर है रूल्स बनाने के लिए। उसके बाद आगे हम चलते हैं, अगला है कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। जो पांचवा है वो कहता है कि हमने ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करना है। तो इसमें सबसे पहले है नो फॉल्ट एक्सीडेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस। No owner of a road vehicle shall use or permit to be used, and no driver of such vehicle shall drive or cause or permit to be driven the vehicle on the national highway unless it is covered by an insurance। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो गाड़ी लेकर सड़क पे आ रहा है, अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं है तो उसको, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको किसी किस्म की कंपनसेशन नहीं मिलेगी। मतलब सिंपल उसने ये कहा है, नो फॉल्ट एक्सीडेंट कंपनसेशन। मतलब अगर किसी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो उसको अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह लिमिट्स ऑफ स्पीड है कि कुछ रोड्स की जो स्पीड्स बताए लिमिट्स होती हैं उनके हिसाब से उनको ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ वेट की लिमिट्स जो हैं वो भी लगाई जाती हैं और गाड़ियों के यूज़ की लिमिट्स भी लगाई जाती हैं। अक्सर औकात ये देखा होगा कि आपने, एक सड़क है उसके ऊपर कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो बड़े ट्रेलर होते हैं, उन ट्रेलर्स का आना वहाँ पे ममनू होता है, मतलब वो नहीं आ सकते। तो ये कुछ यूज़ की लिमिटेशन हो जाती है। या फिर अक्सर औकात ये भी लिखा होता है कि कोई ये जो सड़क है, इस सड़क पे 5000 केजी से जो ज़्यादा वाली गाड़ियाँ हैं वो सफ़र नहीं कर सकती। तो ये जो लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के हिसाब से जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है पावर टू हैव व्हीकल वेड। मतलब जितने भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि वर्दी में हैं, उनके पास पावर है कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनका वज़न वो चेक कर सकें। उसके बाद पावर टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ व्हीकल, के उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी जो गाड़ी है उसको इस्तेमाल करने से वो किसी बंदे को रोक सकते हैं। उसके बाद पावर टू इरेक्ट ट्रैफिक साइंस, के वो कहीं पे भी जो अपनी बेहतर जगह पे साइंस जो है, ट्रैफिक के साइंस जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद पार्किंग, प्लेसिंग एंड हॉल्टिंग स्टेशन। हॉल्टिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ लिखा होता है ताम, ताम की जगह। अब ये जो ताम की जगह है इसको कहा जाता है हॉल्टिंग स्टेशन। हॉल्ट का मतलब होता है किसी एक जगह पर रुक जाना, रुकने के बाद अपना सफ़र दोबारा जारी करना। मतलब आपने सफ़र अभी जारी रखा हुआ है लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा अपना सुस्ताने के लिए, थोड़ा-सा आराम करने के लिए आप रुक गए हैं, तो उसको हॉल्टिंग स्टेशन कहा जाता है। और पार्किंग प्लेस क्या होती है? पार्किंग प्लेस वो होती है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, या फिर गाड़ी जो है वहाँ पे लगाकर आप आराम नहीं करते, बल्कि आपने वहीं पे ही रहना है। अगर तो आपने वहाँ से आगे चले जाना है तो वो आ जाएगा हॉल्टिंग स्टेशन। एक जगह रुके हैं, वहाँ से आप आगे चलेंगे तो वो हॉल्टिंग स्टेशन है। लेकिन आप एक जगह रुके हैं, वहाँ से आपने आगे नहीं जाना, तो वो आप पार्किंग प्लेस पे आए हैं। इसी तरह कुछ और आगे इसके सेक्शंस हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे। अच्छा, इसमें ये है कि व्हीकल विद लेफ़्ट हैंड कंट्रोल जो है, अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो कि लेफ़्ट हैंड कंट्रोल है तो उसके पीछे ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव लिखा होना ज़रूरी है। अब आपने कमेंट में ये बताना है कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां हैं वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव हैं या फिर राइट हैंड ड्राइव हैं। ये आपने कमेंट में इसको लाजमी बताना है कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां हैं वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव हैं या फिर राइट हैंड ड्राइव हैं। ये अभी एक रिसेंटली पेपर हुआ था मुआवनीन हज का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सऊदी अरब में जो गाड़ियां हैं वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव हैं। ये हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए, तो लिहाजा आपने ये कमेंट में लाजमी बताना है। उसके बाद आगे है कुछ जितने भी ये चीज़ें हैं इनको छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगला जो हमारे पास चैप्टर है वो क्या कहता है। अगला चैप्टर हमारे पास है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर्स। मतलब कोई अगर जुर्म करता है उसमें कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो सारी की सारी इसमें आती है। आगे है, इसमें है कि अगर कोई बंदा
लिमिट्स जो है स्पीड से एक्सीड करता है, अपनी जो उसकी स्पीड लिमिट है, तो उस पे कितनी उसकी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो उसमें एक फिफ्थ शेड्यूल दिया गया है इसी हमारे पास जो एक्ट ऑर्डिनेंस है इसके एंड पे, उसमें सारी की सारी उसकी सज़ाएं बताई गई हैं कि उसको कितना जुर्माना हो सकता है या फिर उसको कितनी सज़ा हो सकती है। इसके बाद अगर कोई बंदा ऐसी गाड़ी चला चला रहा है रेकलेसली या ख़तरे बड़ी अजीब किस्म की वो गाड़ी चला रहा है, तो उसके साथ किस तरह का रवैया किया जा सकता है। तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि उसको एक तो फ़ाइन किया जा सकता है, या फिर उसको फ़ाइन कितना किया जा सकता है, शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज़, 500 रुपये से कम उसको नहीं किया जाएगा जो फ़ाइन होगा। या फिर एंड मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, 500 से उसको 1000 के दरमियान जो है उसको जुर्माना किया जा सकता है अगर कोई बड़ी अजीब किस्म की ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने शराब पी हुई है या फिर किसी नशे में है, अगर वो पकड़ा जाता है ड्राइविंग करते हुए, तो उसके लिए लिखा हुआ है जो फ़ाइन है, फ़ाइन उसके लिए 5000 रुपये उसका फ़ाइन है, जो कि 10,000 रुपये तक भी जा सकता है। आगे है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस punishable under section 1 unless the extent of the influence is determined by the medical practitioners authorized by the गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऐसा बंदा, वो कब तक वो ये साबित नहीं होगा कि उसने शराब पी हुई या फिर नशे में है, वो उस वक़्त तक साबित नहीं होगा जब तक कोई मेडिकल मतलब कोई डॉक्टर जो है वो ये ना बता दे। तो उसके लिए डॉक्टर का उसकी रज़ामंदी ज़रूरी है कि ये नशे में है, तो इसके लिए इतना फ़ाइन होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई फिज़िकली अनफिट बंदा है जो कि या फिर मेंटल बंदा है, मतलब उसके ज़हन काम नहीं करता, अगर वो ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए फ़ाइन कितना होगा? उसके लिए कम से कम जो फ़ाइन है वो 5,000 रुपये है, और ज़्यादा से ज़्यादा एंड मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, मतलब सबसे कम जो है वो 500 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये जो उसको फ़ाइन हो सकता है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसे बंदे हैं जो कि रेस लगा रहे हैं, स्पीड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड के ज़्यादा अगर वो रेस लगा रहे हैं, तो उनको 1000 से 2000 के दरमियान जो है वो फ़ाइन होगा। 1000 से 2000 के दरमियान उनको फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, मतलब 1000 अलहदा से फ़ाइन हो जाएगा, 3000 भी फ़ाइन उनको किया जा सकता है। अब उसके बाद कुछ ये कहते हैं कि पनिशमेंट फॉर अबटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब ये है कि हु एवर अबट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो ऊपर हमने सेक्शन पढ़े हैं इसमें 60, 65, 66, अब ये सारे सेक्शन ये वाले हैं, ये देखें ना, ये हमारे पास है 67 सेक्शन है। इसी तरह ऊपर जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे उनमें उनकी बात की है। शैल बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, मतलब अगर कोई बंदा जो कि कमीशन के खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पास जो है ये कहता है। आगे ये है कि अगर कोई अनसेफ ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके लिए फ़ाइन कितना होगा? तो उसके लिए फ़ाइन जो होगा वो फ़ाइन होगा 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक होगा। अब इन सारे के साथ जितने भी हैं, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, मतलब इसमें जो अनसेफ कंडीशन है उसमें 1 महीने की उसको जुर्माना भी मतलब उसको सज़ा भी हो सकती है। इसमें जो जितने भी पिछले ऑफेंसेस हैं, इनमें भी इम्प्रिजनमेंट लाजमी होगी। जैसे इम्प्रिजनमेंट है कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए होगी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि मेंटल है या फिजिकली अनफिट है, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी मंथ के लिए होगी? 1 मंथ के लिए होगी। उसके बाद अगर हम ड्राइविंग अल्कोहल या ड्रग्स के साथ वो कर रहा है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट कितने मंथ के लिए होगी? 1 मंथ के लिए होगी। उसके बाद अगर वो रेकलेसली या डेंजरसली ड्राइविंग कर रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट कितने मंथ के लिए होगी? 1 मंथ के लिए होगी। उसके बाद मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ऑफेंसेस हैं, जितने भी हमारे पास जुर्माने हैं, उनके साथ 1 महीने की सज़ा लाज़मी है कि या तो 1 महीने की सज़ा होगी या उसको जुर्माना कर दिया जाएगा, या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं, ये भी एक शर्त है। आगे ये है कि शेडेड अगर वो गिलास उसने लगाए हुए हैं, तो उसके लिए 500 से 2000 तक उसका जुर्माना हो सकता है, और इसके साथ साथ जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितने महीने के लिए हो सकती है? वो 1 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी। अब ये एक चीज़ मुख्तलिफ है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल, मतलब गाड़ी बनाने में जो अगर उसमें उसने कोई जुर्म किया है,
तो उसको सज़ा इम्प्रिजनमेंट जो है वो कितनी होगी, उसको जेल में कितने दिन कितने महीने का रखा जाएगा, तो वो 6 महीने के लिए रखा जा सकता है। उसमें फ़ाइन जो है वो 500 से 2000 रुपए तक इसका फ़ाइन हो सकता है। आगे है ऑफेंसिंग रिलेटिंग टू वेट। वेट के हिसाब से जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें भी हमारे पास 1 महीने की सज़ा है और फ़ाइन जो है वो 1000 से 5000 के दरमियान में उसको फ़ाइन हो सकता है। अब अगर कोई एक्सीडेंट करता है, तो एक्सीडेंट करेगा, जानबूझकर करेगा, तो उसको 6 महीने की सज़ा होगी और उसके साथ जो उसको जुर्माना किया जाएगा वो 1000 से 2000 के दरमियान जुर्माना किया किया जा सकता है। इनमें से कोई एक भी किया जा सकता है या फिर दोनों भी किए जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी ऑफेंसेस हैं, ये इतने ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने ये जो ऑफेंसेस है ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको चाहिए हो, तो ये नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। उस मैसेज के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैसेज करना है कि हमें ग्रुप में ऐड कर लें, ग्रुप में ऐड कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह ये जो हमारे पास जितने ये पूरा पीडीएफ है, इस पूरे पीडीएफ को इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। आगे है हमारे पास कुछ और ऑफेंसेस हैं, इन सारे ऑफेंसेस को एक बार छोड़ देते हैं, ये आपने खुद ही देख लेने हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस ये जो पुलिस है इसके पास एक पावर होती है कि वो किसी भी बंदे को बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। ये जो पुलिस वाला है जो कि हमारे पास जो आप भर्ती होंगे जूनियर ट्रैफिक वार्डन जो हैं, इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि किसी बंदे को बगैर वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद इसके पास एक और भी अथॉरिटी होती है कि जितने भी उसके डॉक्यूमेंट हैं, जो कि लाइसेंस है, परमिट है, उसको भी अपने पास वो रख सकता है, या फिर जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसको अपनी कस्टडी में वो ले सकता है। तो ये सारे के सारे इसकी पावर्स होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे कुछ पावर टू मेक रूल आ गया। अब उसमें उसके बाद ये आखिरी हमारे पास चैप्टर है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस फॉर मोटरवेज एंड नेशनल हाईवे, कि इसके ये जो पुलिस है ये किस रूल के तहत बनाई गई है, तो ये सारा इसको छोड़ दें। ये सारी चीज़ें जो है ये इतनी ज़रूरी अहम नहीं है। आगे कुछ मिसलेनियस हैं, ये आखिरी हमारे पास इसका चैप्टर है। मिसलेनियस में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ये होती है कि कोई भी ऑफिसर कोई भी काम करता है, किसी को सज़ा देता है, किसी को जुर्माना करता है, तो उसके उसमें ये जो एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस है, वो ये कहता है कि वो एक गुड फेथ में कर रहा है। तो लिहाजा उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन जो है, लीगल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं की जा सकती। कोई भी बंदा, कोई भी ऑफिसर, जैसे जूनियर ट्रैफिक वार्डन है या फिर कोई और बंदा है जो अगर किसी बंदे की सज़ा मुअय्यन करता है, मुतय्यन करता है या फिर जुर्माना करता है, तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। ये हमारे पास मुकम्मल ऑर्डिनेंस था, जो कि हमने इसमें मुकम्मल ऑर्डिनेंस जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसमें हम कुछ इसके शेड्यूल्स हैं, जो कि अहम शेड्यूल्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जिसमें एक हमारे पास ट्रैफिक जो साइंस हैं उसका एक शेड्यूल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एक मतलब इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल हमारे पास जो पहले हमारे पास जो ट्रायंगुलर हमारे पास साइंस हैं, वो किसके लिए यूज़ होते हैं, आपने वो याद रखना है कि वो वार्निंग साइंस होते हैं। इंतिबाही इनको कहा जाता है। इंतिबाही हमारे पास ये होते हैं, साइंस होते हैं, इनको वार्निंग साइंस कहा जाता है। अब वार्निंग किस तरह है, जैसे हमारे पास ये दिया गया है, ये वाला, ये हमारे पास जहाज़ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आगे एहतियात से जाएं, आगे एयरपोर्ट है, आगे क्या है, एयरपोर्ट है। ये नीचे इसमें लिखे भी हुए हैं 23 नंबर पे, 23 नंबर पे लिखा होगा क्या है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। आगे कोई एयरपोर्ट है जहाँ पे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें कि यहाँ पे ये कुछ बच्चे जा रहे हैं, आगे ये है कि साइकिल है, मतलब आगे ऐसी सड़क है जहाँ पे लोग साइकिल पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो अगर ट्रायंगुलर होंगे तो इसका मतलब ये है तिकोनी शक्ल के जितने भी साइंस हैं वो कौन से हैं, वो एहतियाती हैं या फिर वार्निंग साइंस हैं। उसके बाद कुछ
जो साइंस होते हैं वो गोल होते हैं हमारे पास। कौन से होते हैं वो? गोल होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो रेगुलेटरी साइंस होते हैं। रेगुलेटरी साइंस का मतलब ये है कि वो हमें कुछ रास्ता मालूमात दे रहे होते हैं, ठीक है? कोई ऐसी मालूमात, जैसे हमारे पास कुछ हाइट की मालूमात दी जाती है, जैसे 5 मीटर अक्सर औकात लिखा होता है, इसी तरह विड्थ लिखी होती है 2/5 मीटर। तो ये जितने भी हमारे पास गोल हमारे पास जो साइंस होते हैं वो सारे के सारे रेगुलेटरी साइंस होते हैं। उसके बाद कुछ मैंडेटरी साइंस भी होते हैं जिसमें उसमें तीर के निशान होते हैं कि हम डायरेक्शंस बताई गई होती हैं कि ये जो हमारे पास है ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये हमारे पास सीधी हमारे पास रोड जा रही है, ये हमारे पास इस तरह का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास ड्यूल कैरिज वे अहेड, मतलब यहाँ पे आगे एक दो मतलब दो रुखी सड़क आ रही है। अगर इस तरह का साइन हो तो इसका मतलब है कि दो रुखी सड़क जो है वो ख़त्म हो रही है। अगर साइकिल हो तो इसका मतलब कंपल्सरी साइकिल ट्रैक आगे आ रहा है। इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव साइंस होते हैं, ये मैंने पहले बताया था, जो कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप में होते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेटिव मालूमाती सिग्नल कहा जाता है। जैसे ये अक्सर मरी रोड के रोड के बारे में बताया जाता है कि आगे मरी रोड आ रहा है, या फिर बताया जाता है कि लाहौर इतने किलोमीटर है, या फिर मरी रोड इतने किलोमीटर है, या फिर ये कुछ तीर के हिसाब से बताया जाता है। ये पी लिखा हो तो इसका मतलब है कि आगे पार्किंग आ रही है। अब ये पी के साथ तीर लगाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि पार्किंग इस तरफ है। तो ये सारे मालूमात दे रहे हैं। कोई भी मतलब कोई आगे चीज़ आ रही है तो उसके बारे में ये सारे के सारे मालूमात दे रहे हैं। तो इस तरह के जो साइन है वो मालूमाती साइन होते हैं। तो ये तो थी हमारी जो आज की जितने भी ये जो संडे को पेपर होना है उसमें जितने भी लास्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो इस जो ये पूरी वीडियो है ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी लाजमी करेंगे, और हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हम अगले भी जितने भी पेपर आएंगे पीपीएससी के या एफपीएससी के जितने भी हैं उन सारे पेपर्स की इंशाल्लाह जो तैयारी है वो हम साथ साथ करवाते रहेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो लाइव सेशंस हैं उनके ज़रिए भी आपकी तैयारी वो लाज़मी करवाएं। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपसे किसी एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखें और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।